तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री का, जिसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो अकेंटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक की यात्रा हम पूरी करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये आता है तुषार की रेल यात्रा। तुषार की रेल यात्रा क्या होती है? जब ये दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है, ठीक है, कहाँ जा रहा होता है? दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली से चेन्नई। जब वो जा रहा होता है तो वो बहुत सारे नज़ारे इंजॉय कर रहा होता है, जिसमें पेड़ पौधे, घर वगैरह, ये सब चीज़ें उसे देखने को मिलती है। जैसे हम भी जब गांव जा रहे होते हैं, जब हमारी गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो हम गांव जाते हैं, तो उसमें भी हम कई सारे पेड़ पौधे वगैरह ये सब देख रहे होते हैं। तो वैसे ही तुषार भी देख रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके चाचा एकदम से आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और वो क्या कहते हैं, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू कर दी थी, बस। तो उसके बाद कुछ दशक बाद आई है, मतलब रेल पहले आ गई थी और बस बाद में आई थी। तो तुषार सोचने लगा। अब होता है ना कि जैसे हम कुछ भी करते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हम सोचने लगते हैं। तो जैसे ही उसके चाचा ने ये बात बोली तो वो सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, मतलब उस टाइम पे जब ये रेल नहीं थी, तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे? क्या वो एक ही जिंदगी एक ही जगह पे पूरी सब कुछ बिता दिया करते थे बिना इधर उधर जाए? तो आखिर आज हम यही जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि पहले के जो लोग थे जिनके पास रेल यात्रा नहीं होती थी तो वो कहाँ क्या करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? अब ये जो अकेंटक जो हमने पढ़ा था, अकेंटक खाद्य संग्राहक, वो कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते थे, ठीक है। जो उनका मुख्य काम होता था वो खास तौर पे यही होता था कि खाना, किसी तरह से उनको खाना मिल जाए। या तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पेड़ पौधे, अंडे इकट्ठे करना, यही सब इनके कार्य होते थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? एनसीईआरटी के अगर हम अंदर देखते हैं तो 4 कारण दिए गए हैं। जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि वो जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर रहते थे, क्योंकि अगर वो एक स्थान पर रहेंगे तो एक स्थान की सारी जितनी भी फल फूल, जितनी भी चीज़ें, वो सारी खा के ख़त्म कर देंगे। इसीलिए वो दूसरी जगह जाते रहते थे, जिससे कि फल फूल जो है उन्हें मिलते रहे और एक स्थान पे ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म हो भी जाए तो वो दूसरे स्थान पे जाके वो सारी चीज़ें ले सके। अब दूसरा कारण क्या होता है? जानवरों का। कभी कभार क्या होता है कि वो जब शिकार कर रहे होते हैं तो शिकार के पीछे पीछे जाते वो दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। फिर क्या होता था कि वहीं पे वो रह जाया करते थे। अब इतनी दूर फिर उन्हें पता भी नहीं होता था उस टाइम पे कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ पे है, ठीक है। और जो तीसरा कारण होता है वो होता है पेड़ पौधे या फिर फूल वगैरह, ये सब होता है एक मौसम के अनुसार एक टाइम पे आता है। जैसे गर्मियों में मान लो हमारे दिल्ली में कुछ फल वगैरह उगते हैं, ठीक है, सर्दियों में जाके दूसरे हरियाणा में उगते हैं। तो दिल्ली में तो एक टाइम पे रहेंगे, लेकिन फिर दूसरी टाइम पे हरियाणा में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये चौथा कारण क्या होता है कि पानी, जो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पानी का एक कारण तो ये भी था कि इंसानों को पीने के लिए पानी चाहिए होता, और जो दूसरा कारण ये होता था कि जो पानी होता था उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग, मतलब जो जंगली जानवर है, वो पानी पीने आते थे, तो शिकार भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता था। अब हम दूसरा टॉपिक हम इसका स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हमें आखिर स्रोत कैसे मिलते हैं, पुरातत्वविद क्या क्या चीज़ें बताते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। पुरातत्वविद कौन थे? जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब उनका निर्माण और उपयोग, मतलब उसमें क्या क्या काम होता था, क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें बताते हैं कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों के औजार बनाए। अब पत्थर का क्या काम होता था? बेसिकली जो पत्थर का काम होता था वो यही होता था कि या तो उन्होंने किसी जानवर को मारने के लिए चाहिए या अपने औजार बनाने के लिए। लकड़ियों का क्या काम होता था? सेम यही काम होता था। हड्डियों से भी औजार ही बनाए जाते थे। औजार किस काम आते थे? या तो मांस फाड़ने के लिए आते थे, या फिर उनको कोई काम करना है, या फिर दूसरे औजार बनाने हैं, सब्जियां काटनी है, इन सब के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता था, जो हड्डियों के जो औजार बनाते थे उसके ऊपर लकड़ियों के मुट्ठे भी लगाकर भाला या फिर बाण जैसे हथियार और तैयार करते थे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है रहने की जगह निर्धारित करना। अब मानचित्र 2 को देखें। अब ये मानचित्र 2 हमने देख लिया, ठीक है। अब इसमें ये बोलेगा कि लाल त्रिकोण वाले सारे जो स्थान है वो पूरा स्थान है, ठीक है। पूरा स्थान यानी पुराने, जहाँ पे अकेंटक खाद्य संग्राहक
के होने के प्रमाण मिलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि आखेंटक जो संग्राहक थे वो कहाँ कहाँ रहा करते थे। इन्होंने बोला है कि हमारा जो है वो ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहले तो एक ये भीमबेटका है, कुरनूर है और ये हुस्की, ठीक है। ये 3 ऐसे जगह है जहाँ पे ये पुरातत्विक पुरास्थल है, ठीक है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो एक स्क्वायर बना हुआ है उसका क्या है। उसके अंदर हमारा एक तो बुरजोम आता है, फिर ये मेहरगढ़ आता है, फिर उसके बाद ये बिहार में चिरांद आता है, यूपी के अंदर महागढ़ और गोल्डी हवा आता है, और ये असम के अंदर हमारा दियोजली हेडिंग आता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये हुलूर आता है और ये पेयमपल्ली, ठीक है। ये सारे जो थे ये क्या था, नवपाषाणिक पुरास्थल, ठीक है। अब महापाषाण में जो होता है महापाषाणिक पुरास्थल, इसमें जो आते हैं हमारे मेनली 2 ही आते हैं, एक तो ब्रह्मगिरी और इसके अलावा आदि चुरनूल, ठीक है। अब आरंभिक गांव के अंदर सिर्फ हमारा इनाम गांव आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो आधुनिक नगर है, ठीक है। आधुनिक नगर की हम बात करें तो एक तो ये मुंबई है और इसके अलावा एक ये कोलकाता है, ठीक है। ये मैप में फिल करने के लिए आ सकता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक करते हैं। ये जो शैल चित्र है भीमबेटका अभी के टाइम पे मध्य प्रदेश, वहाँ पे ना कुछ शैल चित्र पाए गए हैं। जो शैल चित्र है देखो, जैसे चित्र बनाए गए, कोई एक ये आदमी है जो किसी हिरण का वो कर रहा है। इसमें पढ़ते हैं जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं जिसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पुरास्थल क्या होता है, उस स्थल को कहा जाता है जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसी पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होता था या फिर बाद में वे उन्हीं पे छोड़ गए। जैसे इंसान मर गया तो उसने वहीं पे जो चीज़ें हैं वो छोड़ दी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं आग की खोज के जो हमारे साक्ष्य हैं वो कुरनूर गुफा में मिलते हैं, ठीक है। कुरनूर गुफा में मिलते हैं जो आज के समय में आंध्र प्रदेश है। यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती है कि यहाँ पे राख क्या होती है, जो आग से जब जल जाते हैं तो उसे कहते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे आग भी जलाया करते थे, ठीक है। अब इसमें आग का प्रयोग किस किस कार्य के लिए किया जाता था, ये मेन है, जिसमें सबसे पहले मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए और प्रकाश के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर नाम की अगर हम तिथियाँ देखते हैं तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है पुरापाषाण। किसे कहते हैं? पुरापाषाण का मतलब होता है पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं। यानी प्राचीन काल में जब हमारे आदिमानव थे वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जब पत्थरों को वो इस्तेमाल करते थे उसी काल को पुरापाषाण काल कहा गया है, ठीक है। अब ये जो काल है वो कहाँ से लगता है, वो 20 साल से 12,000 साल पहले, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है। अब इसके अलावा इसको और भी कालों में बांटा जाता है, जैसे कि मैसोलिथ के काल को भी बांटा जाता है, जिसको मध्य पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण का जो काल होता है वो 12,000 से 10,000 साल पहले का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, मैसोलिथ इसका क्यों रखा गया, क्योंकि जो पत्थर थे पहले तो बड़े बड़े बनाए जाते थे, जिसको हमने कहा पुरापाषाण काल, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे जो है माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे लघु पाषाण, छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते थे, छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, ठीक है। अब इसके बाद एक और नया युग आता है, नवपाषाण युग, ठीक है। नवपाषाण युग में क्या होता है, 10,000 वर्ष से स्टार्टिंग होती है इसकी, जिसमें छोटे छोटे जो औजार हैं और नई नई चीज़ें उन सब का इस्तेमाल हुआ। अब नवपाषाण की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व में कौन सा चल रहा था, मध्य, जैसे कि हमने इधर पढ़ा मध्य है, ठीक है। मध्यकाल में क्या चल रहा था, साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आया। अब दुनिया की जलवायु में क्या बदलाव आए, बदलाव ये आए कि जो हमारे घास के मैदान थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बनने शुरू हो गए। अब ज़्यादा घास के मैदान होंगे तो हिरण वगैरह इन सब की भी संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। जैसे ही इन सब की संख्या बढ़ी तो
तो अब जानवरों का शिकार जो करते थे, शिकारी उनके पीछे पीछे आए करते थे। खान पान की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब धीरे धीरे ये सारी जानकारी अब लोगों ने भी इकट्ठी कर ली कि ये जो जानवर हैं ये कहाँ ज़्यादा रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सारी आदतें, ठीक है। हो सकता है कि अब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। अब अगर हम जानवरों को पालते हैं तो भाई कोई इंसान है अपने प्रॉफिट के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। अब इसमें इसका क्या प्रॉफिट है? इसमें इसका प्रॉफिट है कि अगर वो भेड़ को पालेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बकरी को पालेगा तो उसको खाने को मिलेगा, गाय को अगर पालेगा तो उसमें दूध दही वगैरह ये सब मिलेगा। अब इसके अलावा उस टाइम पे मछली भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होती थी खाना खाने का, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब यहीं से हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो खेती की होती है, ठीक है। अब खेती की शुरुआत जब होती है तो उसमें भिन्न भिन्न इलाकों पर क्या क्या जमाए जाते हैं, गेहूँ, जौ, धान, ऐसी जो प्राकृतिक रूप से उपजने लगी, ठीक है। प्राकृतिक रूप से उपजने लगी मतलब इसकी जो है खेती शुरू हो गई ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, शायद महिलाएं, पुरुष, बच्चे ने इन अनाजों के भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। अब क्या करते थे वो कि जानवरों को तो मतलब इतने सारे हो ही गए हैं, उनका शिकार भी करते थे। अब इन सबको भी समेट के रखने लग गए, संग्रह करने लग गए, ठीक है, इन सब चीज़ों का। अब वे सीखने लगे कि ये अनाज कैसे उगते हैं, कैसे पकाया कर तैयार करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें अब इन्हें धीरे धीरे पता चलने लगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, खुद ही इसको बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। सीख के धीरे धीरे करने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए ये। अब जब ये कृषक बन गए तब क्या हुआ, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने उसे पालतू बनाया। अब जानवरों को क्या करते थे कि वो पालतू बना लेते थे। पालतू बनाते थे कैसे, अपने घर के पास में कुछ चारा रख देते थे। अब जानवर उसको देखकर उसी के पास मतलब आते थे उस चारे को खाने के लिए, तो फिर उसको पकड़ लेते थे और अपना पालतू जानवर बना लेते थे। और जो हमारा सबसे पहला पालतू जानवर है वो कुत्ता है, ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर इन सबको पालने लगे, ठीक है। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे, ठीक है। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आकर्षण से उनकी सुरक्षा किए करते थे और वे धीरे धीरे पशुपालक बन गए, ठीक है। अब जिन पालतू पशुओं को वो पाल रहे थे वो बचाते, मतलब उनको सारी सुरक्षा प्रदान करते थे कि भाई इनको कोई बड़े जंगली जानवर ना खा जाए। जैसे तुमने देखा होगा बिल्ली चूहे को खा जाती है, तो ऐसा एक एग्जाम्पल लेके, जैसे मान लो उन्होंने अगर चूहे को पाला तो वो चूहे की रक्षा करते थे बिल्ली वगैरह बड़े बड़े जानवरों से, ठीक है। अब इसमें बसने की प्रक्रिया बसने की प्रक्रिया कैसे कहते हैं, जब वो एक स्थान पर रहने लग गए, जानवरों को पालने लग गए, तो इसी को कहा जाता है हमारा बसने की प्रक्रिया, ठीक है। अब एक नई जीवन शैली आई उनके जीवन में, एक नए जीने का तरीका आया। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने के लिए कुछ वक्त लगता है। जब हम कभी भी किसी भी सीड को बोते हैं तो उसको बनने में एक पेड़ कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो इसी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी देखरेख करना, उसको सब चीज़ों से बचाना, सिंचाई करना, खरपतवार से बचाना, जानवरों और चिड़ियों से सुरक्षा करना, बहुत से काम इसमें करने पड़ते हैं। कटाई के बाद भी अनाज का प्रयोग संभाल कर करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर कुछ हो गया या फिर कई सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से उसको भंडारण करना पड़ता है, ठीक है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। अब इसको मतलब एक जगह स्टोर करने के लिए बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे जिसमें वो रखते थे। अब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब जानवर एक स्रोत थे, किसका, खाद्य भंडार बोले तो खाने की चीज़ का, ठीक है। अब चलते फिरते वो कैसे थे, जानवर बच्चे देते हैं, ठीक है। अब मान लो एक गाय हमने पाली, तो गाय क्या दे रही है, अपना बच्चा दे रही है। अब उसके बच्चा अगर उस बच्चे की और उसकी माँ की दोनों की देखरेख करेंगे तो दोनों दूध देंगे, ज़्यादा दूध मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यही, ज़्यादा बकरियाँ होगी, ज़्यादा बकरियाँ खाने को मिलेगी, ज़्यादा मुर्गे होंगे, ज़्यादा मुर्गे मतलब खाने को मिलेंगे। पशुपालन से क्या, भंडारण उनका एक तरीका होता था, तो इस वजह से वो पालते थे, ठीक है। अब आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, ठीक है। अब ये पता करते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है।
क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है उनमें क्या बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वियों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें कृषक और पशुपालकों की जो बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पेड़ पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। अब जितनी भी उनकी हड्डियां मिली है या फिर जो भी चीज़ें मिली है उसका अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद और पता करते हैं कि इनकी बस्तियां थी भी या नहीं थी, ऐसा था भी या नहीं था। जिसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दानों के अवशेष मिले। अब इसमें हम पुरातत्वविद कैसे पता करते हैं कि उसमें क्या होता था क्या नहीं होता था? तो इसमें जो एक चीज़ बोली है, ये देखो, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे अनाज जला के खाया जाता था, मतलब बना के खाया जाता था। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अब ये तो नहीं पता ये गलती से जलाए हैं या फिर जानबूझ के जलाए हैं, ठीक है, लेकिन हाँ जलाए तो हैं, चाहे कैसे भी जलाए हों। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब स्थायी जीवन की ओर, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, उनको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही थी, जैसे कि गेहूं वगैरह वो सब उगा पा रहे थे, जानवर उन पालतू बना पा रहे थे। तो अब रह क्या गया, अब ये सोच रहे थे कि भाई एक ही जगह हमें रहना चाहिए। पुरातत्वियों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले। अब भाई अब उन्हें एक जगह अगर मिल गया तो वो तो यही चाहेंगे कि हाँ भाई अब इतनी सारी चीज़ें तो हमें इधर उधर क्यों ही घूमना, हम एक स्थान पे रह देते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये बोरजोम जो कि अभी हमारा कश्मीर के अंदर है, उसमें कई सारे गड्ढे मिले हैं जिनको क्या कहते थे, गर्तवास। ठीक है, उनसे उतरने के लिए तुमने देखा होगा गाँव में भी कई बार ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड होम्स होते हैं, तो उसमें भी कश्मीर के अंदर बहुत ठंडी होती थी, तो वहाँ पे कई बार यही होता था कि अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ लगा दी जाती थी जिसके नीचे ठंडा एकदम मौसम सुरक्षित होता था। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के लिए जगह मिलती थी, जिससे कि वो दोनों मतलब अगर ठंडी लगे तो बाहर बना ले, अंदर बना ले, और गर्मी लगे तो बाहर बना ले। ठीक है, अब गर्तवास का जो चित्र है वो देखते हैं हम कैसा होता है। बहुत सारी जगहों पे पत्थर के औजार भी मिले। पत्थर के औजार वो मिले ही होंगे भाई, वो इतनी सारी सिंचाई वगैरह ये सब करते हैं, तो इस चक्कर में इसमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। मतलब पूरा पाषाण में तो बड़े बड़े पत्थर के बनाए जाते थे, मध्य पाषाण में छोटे छोटे पत्थर के, लेकिन नवपाषाण क्या नए औजारों में किया जाता था। इस चीज़ की धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब नवयुग में क्या किया जाता था कि इन पत्थरों के ऊपर, ये जो पत्थर दिख रहे हैं इनके ऊपर पॉलिश चढ़ा दी जाती थी। ये देखो नवयुग के कुछ उपकरण, ये जैसे पत्थर ये खोदा, ठीक है, अब इसके ऊपर ना एक ऐसे करके पॉलिश चढ़ा दी गई होगी जिससे कि ये चिकने और अच्छे दिखे। ठीक है, और अब इसके बाद ओखली और मूसत का प्रयोग हमें आज भी देखने को मिलता है। आज भी अगर हम देखते हैं कि ओखली कई जगह चल रही होती है अनाज पीसने के लिए, कई जगह सिलबट्टों का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, उस टाइम पे। अब ये देखो, ये जो मटका दिख रहा है ये हमारा एक मटका है उस काल का, जो स्टोर करने के लिए अनाज वगैरह बनाया जाता था। ठीक है, ये मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण यानी डिज़ाइनिंग, हल्की हल्की डिज़ाइनिंग। देखो इस पे भी अगर तुम देखोगे तो ये डिज़ाइनिंग हो रखी है ऐसे करके, ऐसे छोटे छोटे ऐसे दाने। ठीक है, बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। ये तो हमें भी पता है कि दाल रखनी है, चावल रखने हैं। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लग गए, जैसे दाल बनानी है, चावल बनाने हैं, ये सब। ठीक है, अब क्या हुआ, अब लोग इसके साथ ही साथ कपड़े भी बुनने लग गए। कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा रह सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? सोचने वाली बात है कि ये जो परिवर्तन इधर एक जगह पे आ रहे हैं, क्या ये पूरे भारत में आ गए होंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक जगह जो चीज़ें चल रही होती है वो सारी जगह चल रही है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक तरह जहाँ कई स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य
लोगों ने 1000 सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब इसमें मेहरगढ़ की जीविका आती है। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये हमारे पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बेलंदरों के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संवत वह स्थान था जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाई और बकरी भेड़ ये सब पाला। अब इसमें ये जो मेहरगढ़ है ये सबसे पहला स्थान है जहाँ पर भेड़ बकरी गेहूं ये सब उगा था, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ यहाँ पे मिलती है, जैसे कि हिरण, सुअर की, बकरी की, भेड़ की, ठीक है। मेहरगढ़ के अलावा चकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी इधर मिलते हैं। चकोर यानी 4 वो कोने वाला और आयताकार यानी रेक्टेंगल। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, ठीक है, जो कि भंडारण के काम आता था, मतलब स्टोर करने के लिए। मृत्यु के बाद मतलब माना जाता है कि जो लोग अपनी कब्र बनवाते थे ना, उसके अंदर जानवरों को भी रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि जब वो मर जाएंगे तो भी वो अपना जो खाना है वो खा सकेंगे, इसीलिए उनको भी अंदर गाड़ दिया जाता था, ठीक। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, जैसे उनका प्रयोग किया जाता था, जैसे कि सीरिया से जो लाया जाता था वो पत्थर लाया जाता था, ठीक है। लाल सागर की कौड़ियाँ लाई जाती थी, भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई जाती थी। अब ये सब जो आभूषण के लिए तैयार किया जाता था कई बार। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। अब इसमें जो एक रोमांचक चीज़ जो बात बताई गई है वो ये है कि उस टाइम पे ना तो हमारे पास पहिए का आविष्कार हुआ था, ना कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जानवरों के ऊपर या खुद सामान लाकर, ठीक है।